नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद पर मैं मेरा जो राजकीय आकलन होता है, राजनीतिक आकलन होता है, उस पर वीडियो बनाता हूं। और पिछले 1-2 साल में तो मैंने जो जो मेरा आकलन पेश किया है वो एक तरीके से भविष्यवाणी जैसा सच हुआ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाएगी, मेजोरिटी लाएगी और सत्ता में आएगी, ये भविष्यवाणी मैंने की थी। हसीना वाजेद को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, महाराष्ट्र भारत के शरण में आना पड़ा और वहां हिंदुओं के खिलाफ जो दंगे फसाद हो गए, उसका प्रभाव भारतीय हिंदू जनमानस पर पड़ेगा, ये मैंने अगस्त 2024 से कहा था। और उसका प्रभाव हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में देखा, बिहार में देखा और अब बंगाल में आप देख रहे हैं। और ये मेरे वीडियो प्रतिवाद के आप अगर चेक करेंगे मराठी में या हिंदी में, तो आपको पता चलेगा। इसके बारे में मैंने पहले से खुले आम बोला था, आड़े आड़े नहीं, छुप छुप कर नहीं। और सिर्फ मेरे यूट्यूब पर नहीं, ओमकार चौधरी हो, संजय दीक्षित हो या धीरेन्द्र पुंडीर हो, अभिषेक हो, अवनीश हो, ये जो मेरे दोस्त यूट्यूबर है, उनके भी पॉडकास्ट में मैंने बार बार ये मेरा जो आकलन होता है वो कहा था। बंगाल के बारे में तो जनवरी आखिर या फरवरी के शुरुआत में मैंने बीजेपी 150 प्लस हो सकती है ये भविष्यवाणी की थी। और मार्च में तो मैं 200 क्रॉस करेगी बीजेपी, यहां तक भविष्यवाणी की थी। ममता 100 के नीचे जाएगी ये बोला था, वो सच निकला। तो कहने का मतलब ये कि मेरा आकलन सही होता है, मैं करता हूं वो भविष्यवाणी नहीं है। परिस्थिति का देश में जो कुछ राजनीति हो रही है, उस माहौल का जो मेरा आकलन होता है वो सही होता है, वो भविष्य नहीं होता। इस राजनीति में, उस माहौल में जो जो किरदार है वो क्या क्या कर सकते हैं और उसका अंततः परिणाम क्या होगा, इस पर मैं मेरा आकलन बताता हूं। और इसलिए उसको भविष्यवाणी भी बोला जाता है। कभी भी गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आकलन सही हो, जिसका मतलब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, और टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि आपको ये बीमारी है, इस पर ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो पॉलिटिकल राजनीति का आकलन जो होता है वो बिल्कुल डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा परफेक्ट होना चाहिए। तो आप जो बोलेंगे वो भविष्यवाणी बनती है। और इसलिए मेरी अगर भविष्यवाणी राजनीति में सच निकलती है, उसका मतलब मेरा आकलन सही है। मेरा आकलन सही है, इसलिए मेरा विश्लेषण सही होता है। और जब विश्लेषण सही होता है तो उसका जो निष्कर्ष होता है, निचोड़ होता है, वो सही निकलता है। तो वो भविष्यवाणी नहीं होती, वो सच्चाई होती है। और इसलिए आज अगर बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टूटेगी या हाईजैक की जाएगी, इस पर आज चर्चा चल रही है। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अलग अलग भाषा के सब न्यूज चैनल पर एक चर्चा चल रही है, क्या ममता दीदी की पार्टी टूट जाएगी? क्या ममता दीदी की पार्टी में महाराष्ट्र जैसा कुछ होगा? यानी जैसे एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार बाहर निकले और उन्होंने पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से छीन ली, क्या वैसा ही बंगाल में ममता दीदी से ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस छीन जाएगी? ऐसा कुछ होने वाला है? तो ये मैंने 14 मई को मेरे प्रतिवाद के एक वीडियो पर ये बोला था, साफ साफ बोला था कि ममता दीदी की पार्टी नहीं टूटेगी, अमित शाह टूटने नहीं देंगे। ममता दीदी को अलग किया जाएगा, लेकिन टीएमसी तोड़ने की कोशिश बीजेपी अमित शाह नहीं करेंगे। अमित शाह टीएमसी टूटने नहीं देंगे, ये मेरा भविष्य है 14 मई का, जिस पर आज ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चर्चा चल रही है।
14 मई से लेकर 2 जून तक कितने दिन होते आप गिनो। तो कितने दिन पहले मैंने जो मेरा राजनीति का आकलन बताया था वो आज सच हो रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी ब्रेकिंग न्यूज 15-20-30 दिन बाद बनती है, तो मैं उसको भविष्यवाणी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि वो मेरा आकलन है जो सच निकलता है, जिसका निचोड़ सच निकलता है। दोस्तों, अगर आपको सबूत चाहिए तो इसके बाद मैं यही रुकूंगा। मेरा 14 मई का जो वीडियो है वो आपको फिर से सुनने को दे रहा हूं, सुनो, समझो। नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, देश की राजनीति का विश्लेषण करने वाले बंगाल और तमिलनाडु से बाहर नहीं निकल रहे, और कारण साफ है। तमिलनाडु में कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी और वहां एक नया खिलाड़ी विजय अपनी नई पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बन गया है। तो आज तक वहां राजनीति करने वाली जो द्रविड़ पार्टियां थी उनमें खलबली मची है। उनके साथ रहने वाली जो नेशनल पार्टियां थी, बीजेपी या कांग्रेस, उनमें भी खलबली मची है। और बंगाल में बीजेपी को थम्पिंग मेजॉरिटी मिली, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। फिर भी बंगाल की राजनीति में भविष्य क्या होगा, इसकी चर्चा से हमारे विश्लेषक, एनालिस्ट बाहर नहीं निकल रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलकर 15 साल मुख्यमंत्री रही बंगाल की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भविष्य क्या है, आगे चलकर क्या होगा। जिस बीजेपी के चाणक्य ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देखते देखते एक चमत्कार करके दिखाया। बंगाल में बीजेपी की भरभक्कम मेजॉरिटी वाली सरकार लाई। इतना ही नहीं, ममता दीदी की और उनके पार्टी की इतनी बुरी हालत कर दी कि वो 100 का आंकड़ा तक नहीं पार कर सके। तो आगे चलकर क्या होगा। और एक बात साफ होती है, जब कोई 1, 2, 3 टर्म में सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उसमें एक आलस आ जाता है, लिथार्जी आ जाती है। हम तो जीतने वाले हैं, हमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हमको सत्ता में होने का रौब झाड़ना है, तो वो बात आ जाती है। और इसलिए टीएमसी हार गई है, लेकिन टीएमसी के नेता वो हार ना पचा पा रहे, ना समझ पा रहे। हम हारे तो कैसे हारे, हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है, ये तो खुद ममता ने बोला। तो इसके बाद जितना ममता दीदी के गढ़ पर ये सारे वामपंथी सेक्युलर विश्लेषकों का भरोसा था, उतना ही उनके मन में एक और भरोसा है, वो है अमित शाह की चमत्कारी शक्ति पर। अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। एक समय 2019 के चुनाव में बोला गया था, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आजकल भाजपा का वो नारा किसी के याद में, ध्यान में नहीं रहा है। लेकिन एक बात आहिस्ते आहिस्ते जो पॉलिटिकल पंडित है, राजनीति के जानकार माने जाते हैं, पत्रकार, संपादक वगैरह है, उनके दिमाग में एक बात पक्की है, अगर इस देश में राजनीति अपनी उंगलियों पर नचाने वाला कोई कलाकार है तो वो अमित शाह है। जिस ढंग से बंगाल राष्ट्रपति शासन बिना लगाते हुए अमित शाह ने भाजपा के लिए जीत कर दिखाया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जानकार पॉलिटिकल पंडित रोने लगे कि अब विपक्ष का क्या होगा। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, शायद मराठी में हो या हिंदी में हो, कि जिनका कोई वर्तमान नहीं होता उनका कोई भविष्य नहीं होता। लेकिन आज एक चर्चा जो चल रही है कि क्या ममता की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी,
सत्ता जाने के बाद और चुनाव हारने के बाद टूटेगी, ये आजकल चर्चा का विषय है। और टूटेगी तो ममता वो कैसे संभालेगी, इस पर चर्चा चल रही है। यही तो फर्क होता है दोस्तों। भाऊ तोरसेकर अगर अपनी तरीके से सोचे तो उसको अमित शाह क्या करेंगे उसका अंदाजा नहीं लगता। भाऊ तोरसेकर को अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी आगे चलकर क्या करेंगे, कौन सी राजनीति खेलेंगे, किस तरीके की पैतरेबाजी करेंगे, ये अगर सोचना भी है तो अमित शाह की तरीके से सोचना पड़ेगा। भाऊ तोरसेकर जो अपना तरीका है उस तरीके से अमित शाह की सोच भी नहीं सकता, ये समझना चाहिए। अगर हम अमित शाह जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से सामने वाली परिस्थितियां माहौल समझे और उनके एक्शन के बारे में सोचे तो शायद हमको कुछ आइडिया आ जाती है कि अमित शाह करे तो क्या करेंगे। ममता दीदी की पार्टी आज बिल्कुल कमजोर हो गई है, विकलांग हो गई है। अपने पैरों पर खड़े कैसे रहना ये भी ममता दीदी तय नहीं कर पा रहे। नतीजे आने के बाद उन्होंने नतीजे नकारे, लेकिन फिर भी जो 80 एमएलए चुनकर आए जिनके नाम की घोषणा हुई है, उनकी ममता दीदी ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में नए नवेले 10 एमएलए या विधायक नहीं पहुंचे और बाद में यह चर्चा शुरू हो गई कि सत्ता जाने के बाद ममता दीदी की पार्टी टूटने वाली है। कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, तो फिर ऑपरेशन कमल ये शब्द तो अब एस्टेब्लिश हो गया कि बीजेपी ही ममता की पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी, तोड़ेगी, एमएलए तोड़ेगी, एमपी तोड़ेगी। फिर उसके बाद उसका लॉजिक शुरू हो जाता है। अगर ममता दीदी के 29 एमपी लोकसभा में है, उसमें से 15-20 तोड़े गए तो बीजेपी के लिए अपना बहुमत जमाना आसान हो जाता है लोकसभा में, और इसलिए हारी हुई ममता की पार्टी के एमपी तोड़े जाएंगे या ममता को और कमजोर करने के लिए उनके एमएलए तोड़े जाएंगे। ये सोच वहां से आती है। लेकिन अमित शाह इस ढंग से सोचते नहीं है। किसी को तोड़ने से अपना फायदा है या नुकसान है, आज का फायदा है कल का नुकसान है, तो उसका भी अमित शाह विचार करते हैं, सोचते हैं कि आज फायदा होगा लेकिन कल नुकसान हुआ तो सामने वाली पार्टी शिवसेना हो या अजित पवार की पार्टी हो राष्ट्रवादी, तो वो तोड़ने के बाद उसके जो इमीडिएट परिणाम है और बाद में आने वाले परिणाम है उसका भी अमित शाह सोचते हैं। और इसलिए जब ये चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव में हार के बाद ममता दीदी और उनकी पार्टी टूटेगी, ये दिखने में सच लगता है। हम जो हमेशा की तरह सोचते हैं तो लगता है कि हाँ ऐसे तो बहुत पार्टियां टूट गई है, आम आदमी पार्टी टूट गई है और कोई कोई पार्टियां टूट गई है, अभी अभी अन्ना डीएमके में टूट हुई है तमिलनाडु में, तो क्यों ना टीएमसी टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। हाँ ये लेकिन ये हमेशा की बात होती है, रोजमर्रा की बात होती है। लेकिन अमित शाह इस तरीके से सोचते नहीं है। अगर टीएमसी टूटने से बीजेपी तगड़ी दिखती तो बात अलग थी, लेकिन आज 80 एमएलए वाली टीएमसी बंगाल में बीजेपी के सरकार के लिए कोई भी धोखा नहीं है, संकट नहीं है, तो वो और टूटने से कौन सा फायदा है, बिल्कुल फायदा नहीं है। हाँ एक बात होती है कि पार्टी टूटती है तो पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है, जैसे शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या ममता दीदी हो, उनको धक्का लगता है, वो हताश निराश होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उससे बीजेपी को क्या फायदा है, बंगाल की बीजेपी को क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं। और ये जो सोच है कि लोकसभा में बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, 32-34 एमपी कम है तो उसमें बढ़ेंगे वगैरह, ये बकवास है।
ये पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ना सरकार गिर रही है, न सरकार का अपना बहुमत मोदी या अमित शाह इकट्ठा कर रहे हैं। उनको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। और जो सिर्फ आंकड़े को ही डेमोक्रेसी मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं, उन लोगों का सोचना अलग है। ये मोदी शाह और बाकी सारे लोग, उनमें फर्क है। मोदी शाह आंकड़ों का लोकतंत्र नहीं मानते, इसलिए 240 एमपी होने के बावजूद बहुत कठोर और निष्ठुर नीतियां अपनाकर पिछले 2 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। नीतीश नायडू निकल जाएंगे, ये होगा वो होगा, उसका डर हमें कहीं भी मोदी के काम में या चेहरे पर दिखाई नहीं देता। तो इसलिए चुनाव हारने के बाद ममता दीदी की पार्टी टूट के कगार पर खड़ी है, ये बिल्कुल सच है। ये माहौल है। आज बंगाल की राजनीति का माहौल साफ है कि 15 साल सत्ता में रही, 200 से ज्यादा जिसके एमएलए रहते थे, वो पार्टी आज बंगाल में ही टूट की कगार पर खड़ी है। रिजू दत्ता वगैरह वगैरह, कोई उनके जो प्रवक्ता है, नेता है, रिएक्ट जो हो रहे हैं, उनका डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे टीएमसी के नेता है, ऐसा कहा जाता है, एक मेरा बंगाली दोस्त पत्रकार है, उसने बोला कि 40 एमएलए बीजेपी में जाने के लिए राजी है, नहीं तैयार है। कभी बुलाते, कभी दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बीजेपी, बंगाल की बीजेपी उनके लिए दरवाजा बंद कर कर बैठी है। साफ साफ बीजेपी ने बंगाल के बोल दिया कि किसी को भी चुनाव होने के नतीजे आने के बाद टीएमसी वाला कोई भी बीजेपी में नहीं आ सकता, हम उसको शामिल नहीं करेंगे। तो बात साफ है। लेकिन ये भी माहौल है कि डरे हुए टीएमसी के बहुत सारे एमएलए बीजेपी में जाना चाहते। टीएमसी टूट की कगार पर आकर खड़ी है, ये बिल्कुल सच है। यही वहां का माहौल है। लेकिन यही से शुरू होता है अमित शाह की सोच। ऐसी स्थिति पर अमित शाह क्या रवैया अपनाएंगे, ये सोचना इसलिए जरूरी होता है कि हमारी सोच और अमित शाह की सोच, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बात है कि टीएमसी दुबली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो बीजेपी के लिए राजनीति आसान हो जाती है, ये बात साफ है। लेकिन अगर टीएमसी इतनी कमजोर हो जाए कि उसमें लड़ने की ऊर्जा ना बचे, हिम्मत ना बचे, इच्छा ना बचे, तो दूसरा कोई अपोजिशन खड़ा हो जाएगा। दूसरा कोई अपोजिशन खड़ा हो जाएगा। जैसे लेफ्ट फ्रंट ने, वामपंथी मोर्चे ने, वाम मोर्चे ने कांग्रेस को वहां नेस्तनाबूद कर दिया था, और कांग्रेस लड़ने की इच्छा भी नहीं रखती थी, तो टीएमसी जैसी पार्टी खड़ी हो गई अचानक से। नहीं, 98 के बाद वो पार्टी बन गई। जब तृणमूल को लगने लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, और जो हरा नहीं सकते हैं, अपोजिशन है, विपक्ष है, वाम मोर्चा या कांग्रेस, उनका खच्चीकरण किया, उनको इतना कमजोर कर दिया ममता ने कि जो सामान्य मतदाता ममता के खिलाफ लड़ना चाहता था, उनके लिए वामपंथ या कांग्रेस में कोई अपेक्षा नहीं रही। तो वो अल्टरनेटिव ढूंढने लगे, दूसरा कोई है, पार्टी है, नेता है, उसको ढूंढने लगे। और वही लोग जो ममता के खिलाफ लड़ना चाहते थे, वो नई पार्टी ढूंढते ढूंढते बीजेपी के पास पहुंच गए। तो इसलिए एक बात, अगर आप चुनाव जीत गए हो, सत्ता में बैठ गए हो, तो ये भी सोचना जरूरी होता है कि लोकतंत्र में अपोजिशन जरूरी होता है, जो हर चुनाव में आपके खिलाफ खड़ा होकर लड़े। जीते ना, ये बात अलग है, लेकिन लड़ने वाला कोई तो होना चाहिए। और लड़ने वाला नहीं ऊर्जावान, ताकत वाला नहीं होना चाहिए। दुबला रहे, कमजोर रहे, लेकिन अपोजिशन रहे, जो आपको रोज चैलेंज देता रहेगा,
आपके सामने आह्वान खड़ा करता रहेगा, लेकिन जीतने की ऊर्जा उसमें नहीं रहेगी। ऐसा अपोजिशन दीर्घकालीन सत्ता के लिए जरूरी होता है, और अमित शाह ये बड़ी बातें जानते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ममता की पार्टी टूट की कगार पर आकर खड़ी है। बस एक धक्का अमित शाह जैसा कोई चाणक्य दे देता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन अमित शाह वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस जैसा एक कमजोर विपक्ष बंगाल में नहीं रहेगा तो उसकी जगह लेने के लिए और कोई तीसरी चौथी पार्टी या नेता खड़ा हो जाएगा, शायद नई पार्टी खड़ी कर देगा। जैसे तमिलनाडु में अभिनेता विजय ने एक पार्टी खड़ी कर दी और दो द्रविड़ पार्टियों को आसमान दिखा दिया। तो अमित शाह इतने चालाक है कि वो टूट की कगार पर खड़े ममता की तृणमूल पार्टी को टूटने नहीं देंगे। पार्टी रहेगी। सवाल ममता के भविष्य का है, ममता के अस्तित्व का है। अमित शाह ममता का क्या करेंगे ये सोचो। सोचना अगर है तो तृणमूल बचेगी कि नहीं, टूटेगी क्या, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अगले कुछ सालों में ममता दीदी का अस्तित्व क्या होगा, ममता दीदी का भविष्य क्या होगा, ये डिबेट का सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो, अमित शाह बंगाल की राजनीति में अभी बीजेपी के पैर जमे नहीं है। इतनी जल्दी में तृणमूल कांग्रेस जैसा कमजोर विपक्ष खत्म नहीं होने देंगे। तृणमूल कांग्रेस अमित शाह टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, इसका डिटेल और बाद में वो कहूंगा, आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।